हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू सिराज अहमद फॉर €2 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑफिसर टोनी को बता रहे होते हम लोगों ने ना पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लिया है और ये क्लियर हो चुका है कि डेजी स्विफ्ट ने इस मैटर में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। पर हाँ, आपके जान के ऊपर ना खतरा तो है, कोई तो है जो कि आपको मरवाना चाहता है। इसी वजह से हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पूरे 2 ऑफिसर्स आपको 24 घंटे प्रोटेक्ट करेंगे। टोनी बोल रहा होते क्या सिर्फ 2? तो फिर डेजी को कितने ऑफिसर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ऑफिसर बोल रहे होते क्योंकि वो बहुत ही फेमस है ना, इसी वजह से उनको 12 ऑफिसर्स प्रोटेक्ट करेंगे। टोनी सोच रहा होता है मैं इस कंट्री का ना सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, मैं दिनों रात इन लोगों को भर भर के टैक्स पे करता हूँ और ये लोग मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 बॉडीगार्ड दे रहे हैं। और वहीं वो डेजी जो कि इस कंट्री की भी नहीं है और यहाँ पे कॉन्सर्ट करके यहाँ से पैसे लेके चली जाएगी, उसको ये लोग 12 बॉडीगार्ड दे रहे हैं। सच में हिपोक्रेसी की बिना कोई सीमा होती है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। उड़ते हुए टोनी बोल रहा होता है आखिर ये कौन है जो कि इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है। फिर कॉल पिक करते हुए टोनी बोल रहा होता है हाँ जूही बताओ क्या हुआ। जूही बोल रही होती है बॉस आपने मुझे लास्ट टाइम 2 बंदों की आइडेंटिटी पता करने के लिए बोला था ना, मैंने उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर लिया है। जैंग चुन और हुआन चाओ इन दोनों की आइडेंटिटी जान के ना आप काफी हैरान हो जाओगे। टोनी बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर फटाफट से मुझे इनके बारे में बताओ। टोनी सोच रहा होता है जिन बंदों ने मुझे मारने के लिए इन लोगों को पैसे दिए थे ना, उन्हीं ने इन दोनों बंदों को भी मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इन लोगों को मारने के लिए ना बहुत ही पहले पैसा दे दिया गया था और इनको मरे हुए भी तो काफी लंबा टाइम हो चुका है। अगर मैं ये ट्रैक करवा देता हूँ कि आखिर इन लोगों को मारने वाला कौन था, तो शायद मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर मुझे मरवाने वाला कौन है। जूही बोल रही होती है बॉस हमको जो भी कुछ पता चला है ना, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इशारा कर रहा है। जो झैंगजुन है ना, वो शैंगटियान के अंदर बहुत ही बड़ा शेयर होल्डर था। 5 साल पहले एक प्रोजेक्ट के ऊपर नए कंपनी में सभी के खिलाफ चला गया था और बड़ी बात तो ये है कि पूरी की पूरी कंपनी ने इसको सपोर्ट कर रही थी। वो शैंगटियान के ना ओनर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पूरे के पूरे ग्रुप को लग रहा था कि अब जो शैंगटियान का ओनरशिप है ना वो बदलने वाला है और झैंगजुन बहुत ही कमाल का लीडर था, इसी वजह से सभी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। उसके पास में शैंगटियान ऐसे बड़े ग्रुप के ना 21% शेयर थे और अपने काबिलियत पे वो अपने शेयर्स को ना डे बाय डे बढ़ाया जा रहा था। जब झैंगजुन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तभी 5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और झैंगजुन मारा गया। झैंगजुन का जो एक्सीडेंट था ना वो बहुत ही अजीब था। जैसे आपको लास्ट टाइम मारने के लिए 2 टक्कर नहीं मारी गई थी, ठीक वैसे ही झैंगजुन को भी ना 2 टक्कर मारी गई थी। और जो दूसरा बंदा है ना हुआंग चाओ, वो शंघाई बिजनेस एसोसिएशन का ना वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था और कहते हैं कि शंघाई की बड़ी बड़ी फैमिली से ना ये काफी कमाल की बिजनेस डीलिंग किया करता था। शंघाई की 3 सबसे बड़ी फैमिली को तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो चौथी फैमिली थी ली फैमिली, उसको इससे ना बहुत ही दिक्कत थी। कहते हैं कि हुआंग चाओ के मरने से पहले ना इसने ली फैमिली के खिलाफ बहुत कुछ किया था और इसको ना ली फैमिली को सिगरेट पता चल चुके थे, जिसका यूज करते हुए ली फैमिली को खत्म कर सकता था, लेकिन अचानक से 3 साल पहले अपने विला के अंदर गिर के मर गया। अजीब बात तो ये थी ना कि इसका विला सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर का था और ये बंदा तो फर्स्ट फ्लोर से गिरते ही मर गया। जबकि नॉर्मली ऐसी कंडीशन में ना हर किसी के सिर्फ और सिर्फ पाँव या हाथ ही टूटते हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से ये मान लिया गया कि ये ना फ्लोर से गिर के ही मर गया है। इन दोनों बंदों के मरने से पहले ना ये दोनों ही बंदे सेम बंदे के साथ में डील कर रहे थे और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि था ली चुंगवेन, जो कि फिलहाल ली फैमिली का ना करंट हेड भी है और ली जियामू का फादर भी है। कहते हैं कि ली चुंगवेन के ना बिजनेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले तो वो बिजनेस के अंदर ना आपको हराने का ट्राई करेगा, पर अगर वो बिजनेस के अंदर आपको नहीं हरा पाया ना तो बहुत ही गलत तरीकों का यूज करेगा। मैंने भी ली फैमिली के अंडर में काम किया है, इसी वजह से मुझे पता है कि ली चिंगवेन ना कितने खराब आदमी है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो ली जियामू है ना वो तो उनका 10% भी नहीं है। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद में सब कुछ पता चला ना, तब मैं भी काफी ज्यादा क्लियर हो गई थी कि सब कुछ करवाने वाला ली चिंगवेन ही है। टोनी बोल रहा होता है ठीक है, मुझे भी आइडिया हो चुका कि आखिर सब करवाने वाला कौन है, ठीक है अब मैं कॉल रख रहा हूँ। टोनी सोच रहा होता है मुझे लगा ही था कि मेरे नाम की ना इतनी बड़ी बाउंटी कोई ना कोई बड़ा बंदा ही दे सकता है, किसी नॉर्मल बंदे के पास में 200 मिलियन आएंगे ही नहीं, तो फिर आखिर वो मेरे नाम की बाउंटी देगा कैसे। और मुझे ये भी लग रहा था कि भले ही ली जियामू कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो ये सब तो नहीं कर सकता। ये सब करने वाला उसका बाप ली चुंगवेन है और अभी जूही ने बताया ना कि अगर वो किसी को बिजनेस में नहीं हरा पाता तो वो गंदी ट्रिक का यूज करता है, तो वो मेरे साथ में यही तो कर रहा है। मैं इन लोगों के टारगेट में तब से हूँ जब से मैंने फिल्म सिटी का काम स्टार्ट करवाया है। मुझे याद है कि जब मेरे जमीनों के प्राइस बढ़ रहे थे ना, तब मार्केट में न्यूज फैली थी कि टोनी स्टार्क ना कंगाल हो चुका है।
इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोगों ने जमीनें ली थी ना, उन सभी ने खुद को मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक मैं ये बात प्रूव करता ना कि मेरे पास में काफी सारे पैसे हैं, तब तक कम से कम 10 से 12 लोगों ने खुद की जान ले ली थी। उस टाइम पे भी मुझे शक तो था, लेकिन मुझे लगा कि कोई भी बिजनेसमैन ना ऐसा काम तो नहीं करेगा। लेकिन जब ये बंदा अपने हर एक ट्रिक को यूज करने के बाद भी मुझे नहीं रोक पाया ना, तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना मुझे खत्म कर दिया जाए। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं डर्टी ट्रिक्स का यूज करूं, लेकिन ये टोनी स्टार्क की आदत है कि जैसे उसे क्वेश्चन किया जाता है ना, वह वैसे ही जवाब देता है। और अब जबकि मेरे सामने बहुत ही तेज सवाल आया है, तो फिर इसका जवाब भी वैसे ही होना चाहिए। ली फैमिली वालों, मैं ना तुम लोग को भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा। फिर टोनी बोल रहा होता है, जुई मुझे ना ली फैमिली की हर एक लिस्टेड कंपनी के बारे में न्यूज भेजो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी फैमिली की ना हर एक लिस्टेड कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर दो। जितना उन लोगों को पब्लिकली क्रिटिसाइज करा सकती हो ना, करा दो। जो न्यूज तूने मुझे दी है ना, फैक्ट्स के तौर पे वो सारी की सारी न्यूज़ों को बाहर निकलवा दो। सभी को शो करो कि आखिर ली फैमिली बिजनेस करने के लिए ना कितने घटे तरीके का यूज करती है। मैं चाहता हूँ कि उनके हर एक स्टॉक का प्राइस ना जमीन पे आ जाए। ली फैमिली को तबाह करने के लिए तुम जो जो कर सकती हो ना, कर दो। और मुझे ये भी पता है कि सारे काम करने के लिए ना बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ली फैमिली ना बहुत ही पावरफुल फैमिली है। इसी वजह से मैं तुम्हें भी 500 बिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसका यूज करो और ली फैमिली को ना तबाह कर दो। उनको पता चलना चाहिए कि आखिर उन कमीनों ने ना किसको ऑफेंड किया है। ली फैमिली को इतना तोड़ दो ना कि उनके जो एंसेस्टर्स है ना, वो भी अपने कब्र से बाहर आ जाए, और उनकी फैमिली के ना हर एक बच्चे को याद हो जाए कि टोनी स्टार्क से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी वहाँ पे जुई के हाथों से फोन गिर गया होता है। घबराते हुए जुई सोच रही होती है, क्या ली फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉस 500 बिलियन दे रहे हैं। मैं यहाँ पे शौक इस बात से नहीं हूँ कि बॉस मुझे 500 बिलियन दे रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पे शौक इस बात से हूँ कि आखिर मेरी ना कैलकुलेशन बॉस को लेके कितनी गलत हो सकती है। बॉस के लगभग ना सारी कंपनीज के बारे में मैं जानती हूँ, और उनके सारे के सारे एसेट्स को ना मैं हैंडल करती हूँ। मेरे हिसाब से उनकी जो नेटवर्थ थी ना, वो शायद से 1 ट्रिलियन प्लस की थी, और वो मुझे बोल रहे हैं कि वो मुझे 500 बिलियन और ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि उनके नेटवर्थ का आधा अमाउंट होता है। लेकिन बॉस ने ना इन पैसों के लिए ना तो अपने एसेट्स के ऊपर लोन लिया और ना ही अपने किसी शेयर्स को बेचे, तो फिर आखिर उनके पास में इतने पैसे आए कहाँ से। इसका मतलब बॉस के पास में असलियत में कितने पैसे, इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। एक फैमिली जिसने कि उनको ऑफेंड कर दिया, उसको बर्बाद करने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। मतलब मैं ये बात बोल सकती हूँ ना कि ये 500 बिलियन भी समंदर की एक बूंद की तरह है। तभी जुई के अकाउंट में 500 बिलियन आ जाते हैं। जुई सोच रही होती है, सच में उन्होंने ना इतनी जल्दी पैसे भेज दिए। यहाँ पे काम करने के बाद से ही ना मुझे लगता है कि बॉस और ली जियामो दोनों ही सेम लेवल के बंदे हैं। जितना कि ली फैमिली के पास में पैसा है ना, उतना ही पैसा हमारे बॉस के पास में अकेले ही है। लेकिन मैं ना यहाँ पे भी गलत थी। ली जियामो यहाँ तक कि पूरी की पूरी ली फैमिली ना हमारे बॉस के जूते के बराबर भी नहीं है। वैसे मुझे ना बॉस को एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी और मैं उस चीज के बारे में तो भूल ही गई। फिर जुई बोल रही होती है, बॉस एक और चीज है जिसके बारे में ना मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। जुई बोल रही होती है, मैंने जिलोन टच से बात कर ली है आपके सैटेलाइट के बारे में। उन्होंने कहा है एक सैटेलाइट ना आपको 120 मिलियन में पड़ेगी, और अगर हम लोग रॉकेट लॉन्च और बाकी जीएसटी वगैरह को भी ऐड कर लेते हैं ना, तो वो कम से कम 2 बिलियन पड़ जाएगा। टोनी बोल रहा होते है, क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन का खर्चा ही आ रहा है। ठीक है, फिर तो मेरे लिए ना 20 सैटेलाइट को खरीद दो। मुझे लगा था कि ये पूरा का पूरा काम ना इतने सस्ते में हो जाएगा। जुई बोल रही होती है, ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। जुई सोच रही होती है, आखिर 40 बिलियन के अमाउंट को सस्ता कैसे बोल सकता है। टोनी सोच रहा होता है, और फाइनली मेरे पास में ना खुद के सैटेलाइट भी होंगे, और मेरे ना सब कुछ करना बहुत ही आसान हो चुका है। मुझे बस डार्क वेब के ना फ्रेमवर्क को कॉपी करना है, फिर मैं इसका आराम से यूज कर पाऊंगा। एक बार मेरी सैटेलाइट आसमान में पहुंच गई ना, तो फिर मेरे जो कंप्यूटर की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं अपने कंप्यूटर्स का ना सही तरीके से यूज करते हुए डार्क वेब को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे ही वो असेसिन डार्क वेब के ऊपर लॉगिन करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट पे आ जाएंगे। वो लोग सोचेंगे कि वो लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, वो एकदम सेफ और सिक्योर है, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब वालों को पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि वो सारे के सारे काम ना मेरे सामने कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं एक तरीके से ना डार्क वेब वालों को कंट्रोल भी कर रहा हूँ। सच में आगे चल के ना चीजें काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तभी हम देखते हैं किसी ने टोनी के कमरे के अंदर ना कैमरा लगा रखा होता है, और उसे करंट मूवमेंट को ना कोई मॉनिटर कर रहा होता है। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डेजी का मैनेजर होता है। मैनेजर बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क, फाइनली तुम मेरे जाल में ना फंसी गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें स्पेशल फोर्स वाले गार्ड कर रहे हैं तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। मेरा हर एक टारगेट ना तभी मारा जाता है जब उसे लगता है कि वो सेफ है। मैंने आज तक अपने किसी भी ओपोनेंट को ना फिजिकली नहीं मारा है। मेरे माइंड गेम का यूज करते वो बंदे मारे जाते हैं,
और अब लगता है कि मेरे माइंड गेम में ना फाइनली तुम फंसने ही वाले हो। एक बात तो कहनी पड़ेगी टोनी स्टार्क, तुम ना बहुत ही समझदार थे और तुम ना आज तक में सबसे स्मार्टेस्ट बंदे हो जिसको मैं मार रहा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे से जीनियस को मारते हुए ना मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज टोनी स्टार्क भी ना उन्हीं नामों में ऐड हो जाएगा जिनको मैंने अपने हाथों से मारा है। टोनी बोल रहा होता है मैं कब से काम कर रहा हूँ, एक काम करते थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। वैसे ये जो पानी की बोतलें तो स्पेशल फोर्स ने भिजवाई थी ना, इसका मतलब ये सेफ होगा, मैं इसको पी सकता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी बोतल ना सील्ड है। ये बोलते हुए टोनी वहाँ पे पानी पी लेता है, लेकिन तभी टोनी को बहुत ही खतरनाक झटका लगता है। खून खांसते हुए टोनी बोल रहा होता है इस पानी के अंदर ना कुछ तो गड़बड़ था। ब्लडी रोज बोल रहा होता है तुमने नोटिस कर लिया, लेकिन तुमने ना बहुत ही देर कर दी। मैंने तुम्हें जो पॉइजन दिया है ना वो इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पॉइजन है। इस पॉइजन का ना एक ड्रॉप भी किसी भी बंदे को मारने के लिए काफी है। और टोनी स्टार्क तुमने तो इस पूरे के पूरे पानी का ना एक शिप ले लिया है। अब अगले 1 मिनट के अंदर ना तुम्हारी जान निकल जाएगी। मानना पड़ेगा कि तुम ना बहुत ही लकी हो कि तुम्हें काफी इजी मौत मिल रहा है। मेरे हाथों 1 मिनट में मरना ना तुम्हारे लिए काफी कमाल का तोहफा है। वैसे एक बात तो है, मैं जितनी बार भी किसी को मरते हुए देखता हूँ ना मुझे उतना ही अच्छा फील होता है। जब एक कैंडल बुझने वाली होती है ना तो उससे पहले वो काफी फड़फड़ाती है। अगर उसकी तरफ विंड आ रही होती है तो वो उसको भी रजिस्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन एंड में ना उस कैंडल को हार माननी पड़ती है और फिर वो एक झटके से ही हमेशा के लिए बुझ जाती है। ह्यूमंस बिना कैंडल से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। अपने आखिरी मोमेंट पे ना ये भी रजिस्ट करने का पूरा ट्राई करते हैं। हालांकि इन लोगों को पता है कि ये भले ही कुछ भी क्यों ना करे बच नहीं सकते, आखिरी मोमेंट पे तो ये भी अपना दम तोड़ ही देंगे। लेकिन ये रजिस्ट करने की फीलिंग, ये तड़पना मुझे बहुत ही पसंद है और इसी रीजन की वजह से मैं एक असिस्टेंट बना, क्योंकि खुले में लोगों को ऐसे तो नहीं मार सकता, लेकिन एक असिस्टेंट बनने के बाद में ना मुझे फ्रीडम मिलती है कि मैं किसी को भी ना कैसे ही मार सकता हूँ। टोनी सोच रहा होता अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे चलता रह गया ना तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही मारा जाऊंगा। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे मुंह तक काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं चाह के भी किसी को आवाज नहीं लगा पा रहा। इस असिस्टेंट ने ना मुझे बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया है। इस कंडीशन में ना सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही है जो कि मुझे बचा सकता है। टोनी सिस्टम से बोल रहा होता है सिस्टम एक काम करो, तुम ना मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 50 पॉइंट ऐड कर दो। सिस्टम बता रहा होता है आपकी स्ट्रेंथनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी स्ट्रेंथ हो चुकी है 135 पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है 185 पॉइंट्स, स्पीड हो गई है 135 पॉइंट्स और एजिलिटी हो चुकी है 135 पॉइंट्स। नॉर्मली किसी भी एडल्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना वो 10 पॉइंट्स होती है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक नॉर्मल इंसान से 18 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आपके पास में टोटल 90 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट बचे हैं। टोनी सोच रहा होता है मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 50 पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब मुझे पता है कि ये ना मुझे पॉइजन को रेजिस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एक तरीके से ना काफी मदद कर रहा है। पहले ना मुझे सांस लेने में भी काफी सारी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। मुझे पॉइजन करके मारना ना इसके तो कोई सपने देखे, लेकिन मैं इस बात को मानूंगा कि इस बार ना मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था। पर अगर देखा है ना तो मैंने पानी पीने से पहले भी सोचा कि मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और मैंने इस तरीके से चेक किया था कि बोतल ना पूरी तरीके से सील्ड है और बोतल को कॉप्स ने भिजवाया है। मानना पड़ेगा इस असिस्टेंट को, इसने मुझे मारने की प्लानिंग ना काफी टाइम पहले ही कर रखी थी। मेरी हिस्ट्री की वजह से इसको पता था कि स्नाइपर का यूज करते हुए ना ये मेरे को नहीं मार पाएगा। इसी वजह से मेरे को सिर्फ भटकाने के लिए ना इसने मेरे ऊपर स्नाइपिंग का यूज कराया, जिसकी वजह से सभी को पता चला कि मेरे पीछे ना असिस्टेंट लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस पानी के मैन्युफैक्चर होने से पहले ही ना उसने इसके अंदर पॉइजन मिला दिया था, और उसने ये भी मेक श्योर किया था कि ये पानी ना कॉप्स के हाथों मुझे मिले। मानना पड़ेगा इस असिस्टेंट ने ना मुझे मारने के लिए काफी क्रिएटिव तरीकों का यूज किया है। जो भी असिस्टेंट है ना ये मुझे ज्यादा दूर नहीं है, ये मेरे पीछे ही लगा हुआ है। और सच में मैंने इस बंदे की स्किल्स को ना काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। सबसे बड़ी जो मैंने यहाँ पे गलती करी है ना वो ये सोचना था कि ब्लडी रोज ना एक लड़की होगी। मैंने आखिर यकीन सोचा कि जो ब्लडी रोज है वो एक लड़का भी हो सकता है। वैसे ब्लडी रोज अपने टारगेट को मारने के बाद में ना उसके पास में एक बुके रखे जाता है, तो जल्दी वो ब्लडी रोज मेरे पास में भी आने वाला होगा ना। देखते हैं कि आखिर जो ब्लडी रोज है वहाँ पे खुद आएगा या फिर किसी को भेजता है। वही कॉरिडोर में हम देते डिलीवरी बॉय को, जो कि बुके लेके आ रहा होता है। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है रूम नंबर 3602। हाँ यही वो कमरा जिसके अंदर मुझे डिलीवरी देनी है। नॉक करते हुए डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है सर मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ, लेकिन तभी साइड से कॉप्स ना डिलीवरी बॉय की तरफ भागने लगते हैं। डिलीवरी बॉय को पकड़ते हुए कॉप्स बोल रहे होते हैं सच बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे फ्लावर को डिलीवर करने के लिए क्यों आए हो। घबराते हुए डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है यहाँ पे ना किसी ने फ्लावर को ऑर्डर किया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आया हूँ, और मैं ना सच में डिलीवरी बॉय हूँ। आपने मेरे आइडेंटिटी कार्ड को चेक कर सकते हो। आधे घंटे पहले ना रूम नंबर 3602 के लिए ना एक बुके ऑर्डर करवाया गया और मैं तो वही लेके आ रहा था। कैप्टन बोल रहे होते ये तो रोजेज है,
पक्का से यहाँ पे ना कुछ तो अजीब हुआ है। नॉक करते हुए कैप्टन बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क क्या आप ठीक हो? अगर आप मेरे को जवाब नहीं देंगे ना तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। कैप्टन बोल रहे होते अंदर से ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दरवाजे को तोड़ दो। ये बोलते हुए दरवाजे को किक मारते हुए तोड़ देते हैं। जैसे ही बाकी ऑफिसर्स टोनी को देखते वो बोल रहे होते क्या ये मर गए? कैप्टन बोल रहे होते मिस्टर स्टार्क के साथ में ना कुछ तो हुआ है, फटाफट से हेडक्वार्टर से बैकअप बुला लो। फोरेंसिक टीम को भी बोल दो कि वो यहाँ पे फटाफट से आ जाए। किसी ने यहाँ पे मेरे नाक के नीचे रहते हुए मिस्टर स्टार्क को मार डाला। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।